सोशल इंटेलिजेंस, इंसानी रिश्तों का नया विज्ञान। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारे रिश्तों की गहराई क्या है और हमारी सोच, हमारा व्यवहार दूसरों पर कैसा असर डालता है। डैनियल गोलेमैन की ये बेमिसाल किताब बताती है कि इंसान का दिमाग सिर्फ सोचने या याद रखने के लिए नहीं बना, बल्कि दूसरों से जुड़ने, महसूस करने और रिश्तों को निभाने के लिए बना है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम दूसरों की आंखों, चेहरे के हाव भाव, उनकी आवाज और मौजूदगी को समझते हैं और अनजाने में ही उनके मूड और भावनाओं से जुड़ जाते हैं। ये सिर्फ बात करने की कला नहीं, ये रिश्तों को गहराई से जीने का विज्ञान है। सोशल इंटेलिजेंस हमें ये सिखाती है कि दूसरों के साथ कैसे सहानुभूति रखी जाए, कैसे उनकी भावनाओं को समझा जाए और कैसे एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जहां हर इंसान अपने आप को सम्मानित और जुड़ा हुआ महसूस करे। चाहे वो ऑफिस का माहौल हो, स्कूल की क्लास हो या घर की रसोई, ये किताब हर जगह के लिए एक मार्गदर्शक है। डैनियल गोलेमैन ने न्यूरोसाइंस और व्यवहारिक मनोविज्ञान की रिसर्च के जरिए हमें यह दिखाया है कि इंसान की सफलता और खुशी आईक्यू से ज्यादा उसके सोशल इंटेलिजेंस पर निर्भर करती है। और अब आइए इस किताब की बात करते हुए आपको एक ऐसे मंच से जोड़ते हैं जहां किताबों की सिर्फ बातें नहीं होती, बल्कि उनकी धड़कन सुनाई देती है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल। इस चैनल की शुरुआत हमने एक छोटे से सपने से की थी कि ज्ञान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, गांव की मिट्टी में भी महके। चाहे आप बनारस की गलियों में हों या नागालैंड की घाटियों में, जयपुर की धूप में चल रहे हों या असम की चाय बागानों में, ये चैनल आपकी अपनी आवाज है। हमारा उद्देश्य है कि किताबों की शक्ति हर उस दिल तक पहुंचे जो कुछ नया सीखना चाहता है, लेकिन समय की या भाषा की दीवार उसे रोक देती है। हम किताबों को इस तरह सुनाते हैं कि लगे जैसे कोई अपना बैठकर समझा रहा हो, एक ऐसा दोस्त जो शब्दों की शक्ल में आपके साथ चलता है। चाहे आप किसान हो या छात्र, नौकरी पेशा हो या गृहिणी, ये चैनल सबका है, सबके लिए है, क्योंकि हम मानते हैं कि किताबें सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, जीने की चीज हैं। और जब वो अपनी भाषा, अपने लहजे में सुनाई दें, तो फिर बात सीधी दिल तक जाती है। तो चलिए एक साथ इस यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम जानेंगे कि रिश्तों को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे दूसरों से जुड़कर खुद को और गहराई से समझा जा सकता है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हर शब्द में अपनापन है, हर आवाज में गांव की मिट्टी की खुशबू है और हर किताब एक नई शुरुआत है। चैप्टर 1, द इमोशनल इकोनॉमी। इस पहले चैप्टर की शुरुआत डैनियल गोलेमैन एक बेहद जरूरी और अनदेखे सच से करते हैं कि इंसानी रिश्तों की असली करेंसी शब्द नहीं, बल्कि भावना होती है। हम चाहे कुछ कहें या न कहें, हमारी आंखों की नमी, चेहरे की मुस्कान, आवाज की गर्मी या थकावट, ये सब मिलकर सामने वाले के मन तक पहुंच जाते हैं। इस लेन देन को लेखक इमोशनल इकोनॉमी कहते हैं। एक ऐसा लेन देन जो पैसे से नहीं, बल्कि भावनाओं से चलता है। जब हम किसी के पास बैठते हैं और बिना कुछ कहे भी महसूस करते हैं कि वो परेशान है, उदास है या नाराज है, तो दरअसल हमारी और उसकी भावनाएं आपस में टकरा रही होती हैं। जैसे कोई गाना हमारे मूड को बदल देता है, वैसे ही किसी इंसान की उपस्थिति हमारी आंतरिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। अगर आप रोज ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा नकारात्मक बात करते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं, गुस्से से भरे होते हैं, तो आप भी धीरे धीरे वैसा ही महसूस करने लगते हैं। ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस से जुड़ा हुआ तथ्य है। गोलेमैन बताते हैं कि हमारे दिमाग में दो तरह के रास्ते होते हैं जिनसे हम भावनाएं प्रोसेस करते हैं, लो रोड और हाई रोड। लो रोड वह है जो तेज है, सीधा, बिना सोचे रिएक्ट करता है। अगर कोई अचानक आप पर चिल्ला दे तो आप बिना सोचे गुस्सा कर बैठते हैं या डर जाते हैं, यह लो रोड है। वहीं हाई रोड वह है जो सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है। अगर वही बात कोई धीरे से कहे तो आप पहले सोचते हैं, समझते हैं और फिर बोलते हैं। हाई रोड हमारा भावनात्मक कंट्रोल सेंटर है, जो हमें बेहतर इंसान बनाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हम अनजाने में दूसरों के मूड को पकड़ लेते हैं। इसे इमोशनल कंटेजियन कहा गया है, भावना का संक्रमण। जैसे जुकाम फैलता है, वैसे ही गुस्सा, डर, उदासी
और खुशी भी फैलते हैं। आप अपने घर में अगर बहुत क्रोधित होकर पहुंचें तो बिना कुछ बोले भी आपके बच्चे या जीवन साथी का मूड बिगड़ सकता है, और अगर आप मुस्कुराते हुए अंदर जाएं तो पूरे घर का माहौल बदल सकता है। यह चैप्टर यह सिखाता है कि हमारे हर इमोशन का सामाजिक असर होता है। हम अकेले नहीं होते, हमारी हर भावना दूसरों तक पहुंचती है, और यही सामाजिक बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी भावनाएं दूसरों को कैसे प्रभावित करती हैं, तभी हम सच में एक समझदार इंसान बनते हैं। चैप्टर 2, मास्टर्ड आर्ट ऑफ सिंक्रोनी। दूसरे अध्याय में लेखक हमें एक और गहराई से रूबरू कराते हैं, तालमेल की कला। यह अध्याय सिर्फ भावनाओं की पहचान नहीं, बल्कि दूसरों के साथ भावनात्मक लय बिठाने की बात करता है। जब हम किसी से मिलते हैं और हमारी चाल मिलती है, हमारी बातचीत की गति मेल खाती है, हमारी भावनाएं एक सी हो जाती हैं, तो यह सिर्फ संयोग नहीं होता, यह एक गहरी जैविक प्रक्रिया होती है जिसे लेखक सिंक्रोनी कहते हैं। गोलेमैन कहते हैं कि इंसान के दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स जो सामने वाले के व्यवहार को देखकर खुद भी वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगते हैं। अगर कोई सामने बैठकर दुखी चेहरा बनाता है तो हमारे चेहरे की मांसपेशियां भी थोड़ी बहुत वैसी ही बन जाती हैं, और हमारा दिमाग भी उस भाव को महसूस करने लगता है। इसी प्रक्रिया की वजह से हम दूसरों के साथ सहानुभूति बना पाते हैं। यही वह वजह है कि एक अच्छी बातचीत में सामने वाले को लगता है कि ये इंसान मुझे समझता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब हम किसी के साथ अच्छी तरह जुड़ते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, दिल की धड़कन और यहां तक कि सांसों की गति भी मेल खाने लगती है। यह मेल कोई जानबूझकर किया गया प्रयास नहीं होता, यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है जब दो लोग भावनात्मक रूप से सिंक हो जाते हैं। एम्पैथिक एक्यूरेसी इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी किसी की भावनाओं को बिना बोले समझ लेने की क्षमता। जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा चुप हो जाए, हल्के से चेहरे पर परेशानी आ जाए और आप वह बदलाव पकड़ लें, तो आप एम्पैथिकली एक्यूरेट हैं। यही कला रिश्तों को गहराई देती है, क्योंकि जब आप किसी के मन को बिना शब्दों के पढ़ पाते हैं तो सामने वाला खुद को समझा हुआ और सुरक्षित महसूस करता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि ऐसा तालमेल बनाना सिर्फ रिश्तों में नहीं, बल्कि लीडरशिप, टीचिंग, हेल्थ केयर, काउंसलिंग, हर क्षेत्र में फायदेमंद होता है। एक शिक्षक जो अपने छात्र की उलझन को समझ जाए, एक डॉक्टर जो अपने मरीज के डर को पहचान ले, एक बॉस जो अपने कर्मचारी की थकान को महसूस कर ले, यही सच्ची सोशल इंटेलिजेंस है। चैप्टर 3, न्यूरोनल मिररिंग और सामाजिक मस्तिष्क। हमारे दिमाग में एक अद्भुत तंत्र होता है जिसे मिरर न्यूरॉन सिस्टम कहा जाता है। जब हम किसी और इंसान को कोई क्रिया करते देखते हैं, जैसे किसी को चोट लगना, किसी को हंसते हुए देखना या किसी को डर के मारे कांपते हुए देखना, तो हमारे दिमाग में भी उसी अनुभव से जुड़ा हिस्सा सक्रिय हो जाता है, मानो वह घटना हमारे साथ ही घट रही हो। उदाहरण के लिए, जब हम किसी को रोते हुए देखते हैं तो हमारे दिल में भी एक टीस सी उठती है। ये भावनात्मक जुड़ाव सिर्फ एक इंसानी खासियत नहीं, बल्कि न्यूरोबायोलॉजिकल रिएक्शन है। डैनियल गोलेमन विस्तार से बताते हैं कि ये मिरर न्यूरॉन्स हमारे सामाजिक जीवन की नींव रखते हैं। यही वजह है कि एक बच्चा जब अपनी मां को मुस्कुराते हुए देखता है तो वह खुद भी बिना सीखे मुस्कुरा देता है, या जब हम अपने किसी दोस्त को दर्द में देखते हैं तो हमें खुद भी बेचैनी महसूस होती है। यह प्रणाली हमें सहानुभूति, एम्पैथी और भावनात्मक समझ, इमोशनल अट्यूनमेंट सिखाती है। ये न्यूरॉन्स केवल देखने या समझने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये हमारे शरीर की रसायन प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन का स्राव, जो प्यार और भरोसे का हार्मोन कहलाता है। जब हम किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो मिरर न्यूरॉन्स उस जुड़ाव को मस्तिष्क के हर कोने तक पहुंचा देते हैं। लेखक बताते हैं कि बचपन का माहौल इस सिस्टम के विकास में निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर कोई बच्चा ऐसे वातावरण में पलता है जहां उसे सुरक्षा, अपनापन और संवेदनशीलता मिलती है, तो उसके मिरर न्यूरॉन्स ज्यादा सक्रिय और संवेदनशील बनते हैं। वहीं अगर बच्चे को उपेक्षा, डांट या भावनात्मक दूरी मिलती है तो यह सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे भविष्य में
उस बच्चे को दूसरों के साथ जुड़ने में कठिनाई होती है। यह चैप्टर हमें यह भी समझाता है कि इंसान का सामाजिक दिमाग केवल संवाद या भाषा से नहीं जुड़ता, बल्कि चेहरे के हाव भाव, आंखों की हलचल, शरीर की मुद्रा और आवाज की ऊंच नीच को भी पढ़ता है। जैसे ही कोई हमारे सामने बैठा व्यक्ति उदास या बेचैन होता है, हमारा दिमाग तुरंत उसकी भावनाओं को पकड़ लेता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। यह मस्तिष्क की स्वाभाविक सामाजिक बुद्धिमत्ता है जो हमें मानव बनाती है। चैप्टर 4, सामाजिक नेटवर्क और मस्तिष्क की आकृति। इंसान का मस्तिष्क न केवल खुद से सोचता है, बल्कि वह अपने चारों ओर के लोगों से भी गहराई से प्रभावित होता है। डैनियल गोलेमन इस चैप्टर में समझाते हैं कि हमारे सामाजिक संबंध यानी परिवार, दोस्त, सहकर्मी, जीवन साथी हमारे दिमाग की संरचना और कार्य प्रणाली को लगातार बदलते रहते हैं। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें समझते हैं, सहारा देते हैं और जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, तब हमारा दिमाग शांत, संतुलित और सकारात्मक स्थिति में काम करता है। यह संबंध हमारे न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क को मजबूत करते हैं। पर अगर हम लगातार ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो नकारात्मक हैं, हमें नीचा दिखाते हैं या जिनसे हमें डर या असुरक्षा महसूस होती है, तो हमारा मस्तिष्क तनाव, डर और अवसाद की स्थिति में फंसा रहता है। सामाजिक संबंध सिर्फ भावनात्मक नहीं, बायोलॉजिकल भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक गहरा और भरोसेमंद रिश्ता जैसे मां बच्चे का या दो करीबी दोस्तों का ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स के स्तर को संतुलित करता है। यह हार्मोन्स दिमाग में शांति, संतुष्टि और मानसिक मजबूती का अनुभव कराते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि दीर्घकालिक संबंध हमारे मस्तिष्क की संरचना को पुनः आकार, रीशेप दे सकते हैं। बार बार मिले अनुभव, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन को मजबूत या कमजोर कर देते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार प्रेरणादायक, सहायक और समझदार लोगों के संपर्क में रहता है, तो उसके दिमाग की सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता धीरे धीरे विकसित और सकारात्मक होती जाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि अकेलापन, सामाजिक कटाव या भावनात्मक अलगाव मस्तिष्क के लिए उतना ही नुकसानदायक है जितना शारीरिक चोट। अकेलापन हमारे दिमाग में ऐसे हार्मोन सक्रिय करता है जो इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं और स्ट्रेस बढ़ाते हैं। अंततः यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि इंसान केवल व्यक्तिगत प्राणी नहीं है, हम सामाजिक रूप से गुथे हुए नेटवर्क का हिस्सा हैं। हमारी भावनाएं, हमारे निर्णय और हमारी मानसिक स्थिति इस नेटवर्क से जुड़ी हुई है। चैप्टर 5, द पिटफॉल्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। इस अध्याय में डैनियल गोलेमैन हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस का हर बार सकारात्मक इस्तेमाल नहीं होता। कई बार यही सोशल स्किल्स जो दूसरों के इमोशंस को समझने और उनसे जुड़ने के लिए बनाई गई हैं, गलत मंशा से भी प्रयोग की जाती हैं। लेखक इसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम देते हैं, जहां इंसान दूसरों की भावनाओं का फायदा उठाने के लिए उन्हें गहराई से पढ़ता है और फिर उसे अपने स्वार्थ में बदल देता है। जैसे कोई कॉन्फिडेंस से भरा सेल्समैन आपको कुछ ऐसा बेच देता है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी पसंद, झिझक या डर को अच्छे से पढ़ पाता है। या फिर कोई धोखेबाज व्यक्ति जो आपकी सहानुभूति को हथियार बनाकर आपसे निजी जानकारी या मदद हासिल कर लेता है। ये सब उदाहरण हैं कि कैसे सोशल स्किल्स का नकारात्मक रूप अस्तित्व में है। लेखक बताते हैं कि ऐसे लोग दूसरों की माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और टोन को पढ़कर अपनी रणनीति बनाते हैं। ये सब सुनने में भले ही शातिर लगे, लेकिन यह सच है कि हमारी सामाजिक दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी भावनात्मक प्रणाली को हैक कर सकते हैं। इससे सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान नहीं होता, बल्कि रिश्तों में अविश्वास और सामाजिक ढांचे में असंतुलन आ जाता है। इस चैप्टर का मूल संदेश यही है कि सोशल इंटेलिजेंस सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। अगर इसका इस्तेमाल बिना नैतिकता के किया जाए तो यह इंसानियत को चोट पहुंचा सकती है। इसलिए लेखक हमें सलाह देते हैं कि हम खुद को इस तरह की मैनिपुलेटिव सोशल इंजीनियरिंग से बचाएं और साथ ही यह भी सुनिश्चित करें
कि हम खुद कभी ऐसी चालाकी का हिस्सा न बने। चैप्टर 6 द न्यू आर्ट ऑफ रिलेटिंग। यह अध्याय इंसानी संबंधों की एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। लेखक बताते हैं कि पारंपरिक रिश्तों से कहीं आगे बढ़कर अब इंसानी जुड़ाव एक न्यूरोबायोलॉजिकल प्रक्रिया बन चुकी है। यानी जब दो लोग आपस में गहराई से जुड़ते हैं तो उनका दिमाग सिर्फ बातें या हाव भाव नहीं पढ़ता, बल्कि वे एक दूसरे की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को महसूस करने लगते हैं। गोलेमैन बताते हैं कि हमारे दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स किसी के चेहरे के भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और भावनात्मक ऊर्जा को पहचान कर उसे हमारे भीतर दोहराते हैं। इसलिए जब कोई दुखी होता है तो हम भी उस दुख को अंदर महसूस करते हैं, बिना उस इंसान के कुछ बोले। लेकिन इस जुड़ाव की कला सिर्फ इतना नहीं है कि हम दूसरों की भावनाओं को समझें। लेखक कहते हैं कि सही मायनों में जुड़ाव तब होता है जब हम उस समझ को क्रिया में बदलते हैं, जैसे किसी का हाथ थामना, समय देना या बिना बोले उसकी भावना को वैलिडेट करना। यह न्यू आर्ट ऑफ रिलेटिंग है, जहां टेक्नोलॉजी से भरे और तनाव से लदे इस युग में इंसान फिर से इंसान से जुड़े गहराई से। डैनियल गोलेमैन यह भी बताते हैं कि यही गहराई से जुड़ने की क्षमता हमें समाज में एकजुट रखती है। रिश्ते सिर्फ सुविधा का जरिया नहीं होते, वे हमारी भावनात्मक भलाई की नींव होते हैं। जो लोग दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने की कला सीख जाते हैं, वे न सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन में सुखी रहते हैं, बल्कि वे अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। इस अध्याय का सार यही है, संबंध अब सिर्फ मेलजोल नहीं रहे, वे एक विज्ञान बन गए हैं, एक कला बन गए हैं। और अगर हम इस कला को सीख लें तो हम न सिर्फ बेहतर साथी या दोस्त बन सकते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। चैप्टर 7 द सेल्फ और द सोशल कॉन्शियसनेस। इस अध्याय में लेखक बहुत ही गहराई से यह समझाते हैं कि इंसान का सेल्फ यानी उसका स्वयं दरअसल कोई स्थायी और अलग थलग इकाई नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जो महसूस करते हैं, जो सोचते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वो सब कुछ हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच का हिस्सा है। लेकिन लेखक बताते हैं कि वास्तव में हमारा सेल्फ लगातार हमारे सामाजिक अनुभवों से गढ़ा जा रहा होता है। जैसे ही कोई हमें देखता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव और आंखों के इशारे से वो हमारे बारे में एक धारणा बनाता है, और फिर हम उस धारणा को पकड़ लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। यानी हम दूसरों की नजरों में खुद को देखकर अपनी पहचान तय करते हैं। इस प्रक्रिया को लेखक रिफ्लेक्टेड सेल्फ कहते हैं, ऐसा आत्म जो दूसरों की नजरों से हमारे अंदर झलकता है। अगर कोई शिक्षक आपको बार बार कहे कि तुम बहुत काबिल हो, तो धीरे धीरे आपकी सोच और आत्मविश्वास में यह भाव बसने लगता है। वहीं अगर आपको बचपन से बार बार यह बताया गया हो कि तुम बेकार हो, तो आप खुद को वैसा ही मानने लगते हो, चाहे आपकी क्षमता कुछ भी हो। यही सामाजिक चेतना यानी सोशल कॉन्शियसनेस है, हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके में समाज का गहरा प्रभाव। लेखक ये भी बताते हैं कि दिमाग के कुछ खास हिस्से, जैसे मिरर न्यूरॉन्स, इस सामाजिक जुड़ाव में अहम भूमिका निभाते हैं। जब हम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो हमारे दिमाग में भी मुस्कुराने की प्रतिक्रिया खुद ब खुद शुरू हो जाती है। यानी हम दूसरों की भावनाओं को केवल देख नहीं रहे, हम उन्हें भीतर तक अनुभव कर रहे होते हैं। इस तरह हमारा सेल्फ एक सामाजिक निर्माण है जो लगातार बदलता है, विकसित होता है और दूसरों की भावनाओं से आकार लेता है। चैप्टर 8 सोशल हार्मनी और इमोशनल इंटरेक्शन। इस अध्याय में लेखक सामाजिक मेलजोल में छुपी भावनात्मक गहराइयों को सामने लाते हैं। इंसान केवल एक विचारशील जीव नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक प्राणी है, और जब दो इंसान मिलते हैं तो उनके बीच शब्दों से कहीं अधिक भावनाओं का लेन देन होता है। लेखक बताते हैं कि हर सामाजिक संपर्क में इमोशनल ट्यूनिंग का एक अदृश्य तंत्र काम करता है। यह वह प्रक्रिया है जिससे दो दिमाग एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं, कभी तनाव में, कभी खुशी में और कभी शांति में। जब दो लोग एक दूसरे के साथ सकारात्मक भावनाओं में जुड़े होते हैं, जैसे एक माँ और बच्चा या दो घनिष्ठ मित्र, तो उनके दिमाग की तरंगें एक जैसी होने लगती हैं। इसे लेखक इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं।
इसका असर न केवल उनकी सोच और भावनाओं पर होता है, बल्कि उनकी हार्ट बीट, सांसों की लय और शरीर की क्रियाओं तक पर पड़ता है। यानी समाज में इमोशनल हार्मनी केवल एक सोचने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरी जैविक प्रणाली का तालमेल है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि कैसे एक गुस्सैल या दुखी व्यक्ति पूरे वातावरण को भारी बना सकता है। ऑफिस, स्कूल, घर, हर जगह भावनाएं फैलती हैं, जैसे सुगंध या धुआं। लेकिन इसी के विपरीत एक समझदार, संवेदनशील और संतुलित व्यक्ति, जिसे लेखक इमोशनल लीडर कहते हैं, वह अपने आसपास की नकारात्मकता को शांति और सहानुभूति से बदल सकता है। ऐसा व्यक्ति भीड़ में भी स्थिरता का केंद्र बन सकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ अपने आप को संभालने की कला नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ सामंजस्य बनाने की क्षमता भी है। स्कूलों में ऐसे वातावरण की जरूरत है जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि सामाजिक भावना और सहयोग की शिक्षा भी दी जाए। कार्यस्थलों पर ऐसे लीडर होने चाहिए जो गुस्से या डर से नहीं, बल्कि समझदारी और करुणा से टीम को प्रेरित करें। इस अध्याय का सार यह है कि समाज केवल नियमों और कानूनों से नहीं चलता, बल्कि भावनाओं के प्रवाह से बनता है। जहां इमोशनल कनेक्शन गहरा होता है, वहां विश्वास, सहयोग और सच्ची प्रगति जन्म लेती है। चैप्टर 9, बायोलॉजी ऑफ एम्पैथी। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा गांव के किसी आंगन में बैठा है। उसकी मां खेत से थकी हुई लौटी है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर प्यार है। बच्चा अपनी मां के चेहरे के हाव भाव देखकर समझ जाता है कि वह थकी है और धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है। शायद वह कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में जो समझदारी है, वही एम्पैथी की असली शुरुआत है। डैनियल गोलेमन इसी भावना की वैज्ञानिक जड़ें बताते हैं। वे कहते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ खास तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स दूसरों के भावों की नकल करते हैं। जब हम किसी को दर्द में देखते हैं, तो हमारे दिमाग का वही हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जैसे हम खुद उस दर्द को महसूस कर रहे हों। यह केवल दया नहीं है, यह जैविक रूप से गहराई से जुड़ी प्रक्रिया है। लेखक समझाते हैं कि एम्पैथी केवल एक भाव नहीं है, यह एक सामाजिक कौशल है जो हमें दूसरे इंसान से जोड़ता है, चाहे वह हमारे परिवार का सदस्य हो, दोस्त हो या कोई अजनबी। जब एक टीचर अपने स्टूडेंट की आंखों में देखकर यह पहचान लेता है कि वह कुछ कहना चाहता है पर झिझक रहा है, तो वह क्षण मिरर न्यूरॉन्स का कमाल होता है। यह भी बताया गया है कि बचपन में जो बच्चे देखभाल, सुरक्षा और प्यार से बड़े होते हैं, उनके दिमाग में यह प्रणाली अधिक विकसित होती है, जिससे वे बड़े होकर भावनात्मक रूप से अधिक समझदार बनते हैं। वहीं जिन बच्चों को उपेक्षा, हिंसा या डर का सामना करना पड़ता है, उनके अंदर दूसरों के प्रति जुड़ाव की भावना कमजोर रह जाती है। यह चैप्टर केवल वैज्ञानिक तथ्यों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक संदेश देता है कि यदि हम एक करुणामयी, सहयोगी और भावनात्मक रूप से समझदार समाज बनाना चाहते हैं, तो हमें एम्पैथी की शक्ति को अपने घरों, स्कूलों और समाज में पुनर्जीवित करना होगा। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि किसी को रोते हुए देखकर आगे बढ़ जाना बहादुरी नहीं, बल्कि उसके पास बैठकर उसका दर्द सुनना ही इंसानियत की असली मिसाल है। चैप्टर 10, सोशल ब्रेन इन द वर्क प्लेस। अब बात करते हैं उस जगह की जहां हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन का आधा हिस्सा बिताते हैं, हमारा कार्यस्थल। चाहे वह कोई खेत हो, दफ्तर हो, फैक्ट्री हो या क्लासरूम, हर जगह लोगों के बीच का रिश्ता, बोलचाल और व्यवहार हमारे काम पर सीधा असर डालता है। इस चैप्टर में डैनियल गोलेमन बताते हैं कि हमारा दिमाग सामाजिक संकेतों के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। जब एक बॉस मीठे शब्दों में तारीफ करता है, तो सिर्फ आत्मा नहीं खिलती, बल्कि दिमाग में ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बढ़ा देता है। इसके विपरीत, जब एक वरिष्ठ व्यक्ति गुस्से में डांटता है, नीचा दिखाता है या बेइज्जती करता है, तो वह माहौल पूरे ऑफिस की प्रोडक्टिविटी को गिरा देता है। यह चैप्टर खास तौर पर यह दर्शाता है कि सफल टीम वही होती है जहां सहानुभूति, इज्जत और भावना की समझ हो। लेखक उदाहरण देते हैं कि कैसे कुछ कंपनियां केवल तकनीकी कौशल नहीं देखती,
बल्कि ये भी जांचती हैं कि कर्मचारी का सामाजिक व्यवहार कैसा है। एक अच्छा टीम लीडर वह नहीं होता जो केवल टारगेट पूरे करवाए, बल्कि वह होता है जो अपने साथी की चिंता को समझे, उसकी परेशानी में उसका हाथ थामे और उसे यह एहसास दिलाए कि वह अकेला नहीं है। गांव की भाषा में कहें तो जैसे हल चलाते समय एक किसान अपने बैलों की थकावट पहचान लेता है और उन्हें आराम देता है, वैसे ही एक समझदार लीडर अपने साथियों की भावनाओं को समझता है। यह चैप्टर यह सिखाता है कि सिर्फ काम की गति नहीं, बल्कि भावना की गहराई और टीम में भरोसे का वातावरण ही एक संस्था को आगे बढ़ाता है। लेखक कहते हैं, सोशल ब्रेन का सम्मान कीजिए, क्योंकि वही किसी संस्था की आत्मा होता है। चैप्टर 11, सोशल स्टेटस, पावर और दिमाग की परछाइयां। इस चैप्टर में डैनियल गोलेमन हमारे ध्यान को समाज के एक गहरे मगर अक्सर अनकहे नियम की ओर खींचते हैं। सोशल स्टेटस यानी समाज में हमारी स्थिति और रैंक। यह कोई सीधा साधा विषय नहीं है। हम सब अपने आसपास के माहौल में लगातार ये आंकते रहते हैं कि कौन हमसे ऊपर है, कौन बराबर और कौन नीचे। यह तुलना सिर्फ पैसे, ओहदे या कपड़ों से नहीं होती, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, आवाज के उतार चढ़ाव, नजरों की दिशा और बातचीत के लहजे से भी होती है। गोलेमन बताते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर का अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस स्टेटस डिटेक्शन सिस्टम को गहराई से प्रोसेस करते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारी स्थिति को चुनौती देता है, चाहे वह मामूली ताना हो या खुला अपमान, तब हमारे दिमाग में खतरे से जुड़ा हिस्सा अमिगडाला सक्रिय हो जाता है। यह वही हिस्सा है जो हमें लड़ने या भागने की भावना देता है। इस समय हमारे शरीर में कॉर्टिसोल यानी तनाव का हार्मोन तेजी से बढ़ता है। इसके विपरीत जब हमें सराहना मिलती है, जब कोई हमारी बात ध्यान से सुनता है या हमें इज्जत देता है, तब हमारा वेंट्रल स्ट्रिएटम और डोपामिनर्जिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिससे हमें आत्मसम्मान, खुशी और जुड़ाव की भावना होती है। ये जैविक प्रतिक्रियाएं तय करती हैं कि हम किसी माहौल में कैसे व्यवहार करेंगे। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जो लोग पावर और ऊंचे स्टेटस पर रहते हैं, वे अनजाने में दूसरों की भावनाओं को कम पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक सीईओ को किसी कर्मचारी की परेशानी को समझने में अक्सर कठिनाई होती है, क्योंकि उसका दिमाग सामाजिक असमानता को स्थायी मानने लगता है। शोधों से पता चला है कि जैसे ही किसी को पावर मिलती है, उसकी मिरर न्यूरॉन्स की सक्रियता घटने लगती है, यानी वह दूसरों की स्थिति को महसूस करने की क्षमता खोने लगता है। डैनियल यह भी कहते हैं कि स्कूलों, ऑफिसों और संस्थानों को ऐसी संस्कृति बनानी चाहिए जहां हर व्यक्ति को इज्जत मिले, वरना असमानता और नीचा दिखाए जाने की भावना मन में घाव की तरह गहराती जाती है। चैप्टर 12, प्यार, लगाव और हमारे न्यूरॉन्स की गूंज। इस अध्याय में डैनियल गोलेमन हमें प्रेम, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव की बायोलॉजिकल कहानी सुनाते हैं। प्यार सिर्फ दिल से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का सबसे गहरा अनुभव है। जब दो लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, चाहे वो मां और नवजात शिशु का रिश्ता हो, जीवन साथी का संबंध हो या दो दोस्तों का, तब दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है। इसे बॉन्डिंग हार्मोन या ट्रस्ट केमिकल भी कहा जाता है। यह हार्मोन जब रिलीज होता है, तब हमें गहरा आराम, सुरक्षा और जुड़ाव महसूस होता है। यही वजह है कि एक सच्चे गले लगने से या किसी के प्यार से भरी नजर से देखने से हमारा मन शांति से भर जाता है। डैनियल बताते हैं कि बचपन में अगर किसी बच्चे को पर्याप्त स्पर्श, ध्यान और दुलार नहीं मिलता, तो उसके दिमाग की अटैचमेंट सर्किटरी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती। ऐसे बच्चे बड़े होकर दूसरों पर भरोसा करना मुश्किल समझते हैं। वे या तो अति जुड़ाव में चले जाते हैं या पूरी तरह अलग थलग हो जाते हैं। शोधों से यह भी सामने आया है कि जब किसी का रिश्ता टूटता है या कोई भावनात्मक रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, तो एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में वैसी ही गतिविधि होती है जैसी शारीरिक दर्द में होती है, यानी सोशल रिजेक्शन लिटरली हर्ट्स। यह बात आम कहावत नहीं, विज्ञान से प्रमाणित सच्चाई है। लेखक इस चैप्टर में यह भी कहते हैं कि रिश्ते का कोई भी हिस्सा छोटा नहीं होता। एक छोटा सा स्पर्श, एक समझती हुई मुस्कान
या एक शांत मौन, ये सब हमारे दिमाग के भीतर पूरी दुनिया बदल सकते हैं। चैप्टर के अंतिम भाग में डैनियल यह संदेश देते हैं कि जो लोग अपनी भावनात्मक जुड़ाव की क्षमताओं को समझते और संजोते हैं, वे जीवन में ज्यादा संतुलित, शांत और सुखी रहते हैं। और यही है सोशल इंटेलिजेंस की गहराई, एक ऐसा विज्ञान जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, आत्मा से नहीं तो कम से कम न्यूरॉन्स के स्तर पर ही सही। चैप्टर 13, बायोलॉजी ऑफ कंपैशन। यह अध्याय करुणा की जैविक नींव को उजागर करता है, यानी जब हम किसी और के दुख में दुखी होते हैं तो वो केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क और शरीर में चलने वाली एक बारीक और शक्तिशाली प्रक्रिया है। लेखक समझाते हैं कि जब हम किसी को तकलीफ में देखते हैं, जैसे किसी घायल बच्चे को, किसी बूढ़े को गिरते हुए या किसी को रोते हुए, तो हमारे ब्रेन में मौजूद इंसुला और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जैसे क्षेत्र सक्रिय हो जाते हैं। ये हिस्से हमारे अंदर एक गहरा भाव पैदा करते हैं, एक तरह का दर्द जो हमें उस व्यक्ति के करीब लाता है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। हमारे शरीर में एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन। जब हम करुणा महसूस करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो यही हार्मोन रिलीज होता है। यही हार्मोन मां और बच्चे के बीच संबंध को गहरा बनाता है, दो प्रेमियों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बनाता है और हमें सुरक्षा और अपनापन महसूस कराता है। करुणा से न केवल मानसिक रूप से अच्छा महसूस होता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, दिल की धड़कन स्थिर होती है और तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल में कमी आती है। लेखक यह भी बताते हैं कि करुणा एक सामाजिक चक्र की तरह काम करती है। जब हम किसी पर दया दिखाते हैं तो वो व्यक्ति भी दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने लगता है। वैज्ञानिक प्रयोगों में यह सिद्ध हुआ है कि जिन बच्चों को नियमित रूप से करुणामय व्यवहार का अनुभव मिलता है, जैसे टीचर का प्यार, माता पिता की समझदारी या दोस्तों की सहानुभूति, वे बड़े होकर समाज में अधिक जिम्मेदार और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनते हैं। इस अध्याय में एक और खास बात यह है कि लेखक बताते हैं कि कंपैशन को अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर हम रोज किसी के लिए छोटी सी मदद करें, जैसे किसी अनजान व्यक्ति को रास्ता दिखाना, किसी को पानी देना या सिर्फ मुस्कान देना, तो हमारे ब्रेन की करुणा वाली नेटवर्क स्ट्रांग होती जाती है। यह हमारे समाज की मानसिकता बदलने की ताकत रखती है। चैप्टर 14, सोशल जेट लैग। यह चैप्टर बेहद गहरी सामाजिक सच्चाई को उजागर करता है। आधुनिक समाज में लोग तेजी से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और इसका असर केवल भावनाओं पर नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क के विकास पर भी पड़ रहा है। सोशल जेट लैग का मतलब है कि हमारी जैविक और भावनात्मक जरूरतें कुछ और हैं, लेकिन समाज की गति और तकनीकी माहौल कुछ और ही दिशा में भाग रहा है। मानव मस्तिष्क लाखों वर्षों के विकास में इस तरह ढला है कि वो चेहरे पढ़ सके, आवाज की टोन समझ सके, आंखों की भाषा को महसूस कर सके। पर आज मोबाइल, वीडियो कॉल और टेक्सटिंग के जरिए हम इन प्राकृतिक तरीकों से दूर होते जा रहे हैं। आज हम घंटों सोशल मीडिया पर रहकर भी अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी सामाजिक जरूरतें केवल कनेक्शन से नहीं, असली जुड़ाव से पूरी होती हैं। वो जुड़ाव जो आंखों में देखकर एक दूसरे की ऊर्जा महसूस करके होता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं, एक स्कूल का, जहां बच्चे ज्यादातर समय टैबलेट पर बिताते हैं। वहां देखा गया कि उनकी सहानुभूति की क्षमता कम हो रही है। जब उनसे पूछा गया कि किसी दोस्त के दुख पर क्या महसूस करते हो, तो जवाब था, पता नहीं, शायद कुछ नहीं। यह सामाजिक जेट लैग का प्रभाव है। हम तेजी से आगे तो बढ़ रहे हैं, पर पीछे भावनात्मक रूप से सूखते जा रहे हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि ऑफिस कल्चर भी इस गैप को बढ़ा रहा है। जहां पहले लोग मिलकर लंच करते थे, अब अलग अलग डेस्क पर स्क्रीन के सामने खा रहे हैं। पहले मीटिंग में लोगों की बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव से संबंध बनते थे। अब वर्चुअल मीटिंग में कैमरा बंद कर देना आम बात हो गई है। ऐसे में इंसान की सोशल मसल्स कमजोर होने लगती हैं। इस समस्या का समाधान क्या है? लेखक सुझाव देते हैं कि हमें एक
स्लो सोशल मूवमेंट की जरूरत है, जिसमें हम जानबूझकर रोज अपने दिन में कुछ वक्त आमने सामने बातचीत, सुनने की कला और भावनात्मक प्रतिक्रिया के लिए निकालें। स्कूलों में इमोशनल लर्निंग को एक विषय बनाया जाए, ऑफिस में इमोशनल मीटिंग या ह्यूमन ऑनवर्ड जैसी पहल हो, और सबसे अहम, घर में माता पिता बच्चों को स्क्रीन से ज्यादा अपनापन और बातचीत दें। इस अध्याय के अंत में लेखक हमें एक चुनौती भी देते हैं। क्या हम इतने व्यस्त हैं कि अपने बच्चों की आंखों में देखकर बात नहीं कर सकते? क्या हम टेक्नोलॉजी से जुड़े रहकर इंसानियत से कटते जा रहे हैं? चैप्टर 15, प्यार, एक सामाजिक सुपर पावर। इस चैप्टर में डैनियल गोलेमैन हमें इंसान के सबसे शक्तिशाली सामाजिक अनुभव, प्यार की गहराई में लेकर जाते हैं। वो बताते हैं कि प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल फोर्स है जो हमारे शरीर और दिमाग को स्थायी रूप से बदल सकती है। जब दो लोग एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़ते हैं, जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु से या दो जीवन साथी एक दूसरे से, तो सिर्फ भावनात्मक स्तर पर ही नहीं, बल्कि उनके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में भी गहरा तालमेल पैदा होता है। इस तालमेल को लेखक लिम्बिक रेजोनेंस कहते हैं, जहां दो लोगों के दिमाग एक दूसरे की भावनात्मक फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। एक उदाहरण में लेखक बताता है कि जब एक माँ अपने बच्चे को स्नेह से गोद में लेती है और उसके साथ आंखों से आंखें मिलाकर मुस्कुराती है, तो दोनों के शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का लव हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन एक दूसरे के प्रति भरोसा, सुकून और जुड़ाव को बढ़ाता है। यही हार्मोन दो प्रेमियों के बीच या बुजुर्ग दादी और पोती के बीच भी रिलीज होता है जब वो गले लगते हैं या दिल से बात करते हैं। चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि प्यार हमें केवल अच्छा महसूस कराने वाला अनुभव नहीं है, बल्कि यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल को कम करता है और दिल की बीमारियों से भी बचाता है। वैज्ञानिक शोधों से यह भी साबित हुआ है कि जो लोग प्यार भरे रिश्तों में होते हैं, उनकी जिंदगी लंबी होती है और उनमें डिप्रेशन या एंजाइटी होने की संभावना बहुत कम होती है। यह चैप्टर एक और महत्वपूर्ण बिंदु को उजागर करता है। प्यार केवल पास रहकर नहीं पनपता, बल्कि ध्यान देने, सुनने, छूने और समय देने से विकसित होता है। आज की तेज रफ्तार और स्क्रीन प्रधान दुनिया में हम भले ही एक ही घर में रह रहे हों, लेकिन असली संवाद और भावनात्मक जुड़ाव कहीं खोता जा रहा है। लेखक हमें याद दिलाता है कि अगर हम रिश्तों को सच में मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमें समय देना होगा, बिना किसी टेक्नोलॉजिकल डिस्टरबेंस के, पूरे दिल से। चैप्टर 16, सामाजिक भविष्य। यह किताब का अंतिम और शायद सबसे दूरदर्शी चैप्टर है। डैनियल गोलेमैन यहां इंसानी समाज के भविष्य की कल्पना करते हैं, एक ऐसा भविष्य जहां सामाजिक बुद्धिमत्ता सिर्फ एक निजी कौशल नहीं, बल्कि एक सामूहिक संस्कृति बन जाए। वे यह तर्क देते हैं कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तकनीक ने भले ही दुनिया को जोड़ दिया है, लेकिन इंसान एक दूसरे से भावनात्मक रूप से और भी ज्यादा कट गया है। सोशल मीडिया, वर्चुअल कम्युनिकेशन और फास्ट फॉरवर्ड लाइफस्टाइल ने हमारी सामाजिक इंटेलिजेंस को कुंद कर दिया है। हमें फिर से इंसानी जुड़ाव की ओर लौटने की जरूरत है, वो जुड़ाव जो आंखों में आंख डालकर बात करने से पैदा होता है, जो सुनने, समझने और महसूस करने की ताकत से पनपता है। लेखक बताता है कि अगर हम आने वाली पीढ़ी को केवल आईक्यू यानी दिमागी तेजी सिखाएंगे, लेकिन ईक्यू और सोशल इंटेलिजेंस नहीं देंगे, तो हम एक भावनात्मक रूप से कमजोर समाज बना देंगे, जहां लोग तकनीकी रूप से दक्ष तो होंगे, पर मानवीय संवेदनाओं से दूर। इस चैप्टर में कई स्कूलों और संस्थाओं के उदाहरण दिए गए हैं, जहां बच्चों को सहानुभूति, टीम वर्क, आत्मनियंत्रण और संवाद की कला सिखाई जा रही है। जैसे एक स्कूल में हर दिन सेल्फ रेगुलेशन एक्टिविटी करवाई जाती है, जहां बच्चे अपने इमोशंस को पहचानना और शांत करना सीखते हैं। इससे उनमें न केवल बेहतर व्यवहार आया, बल्कि उनकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। लेखक कहते हैं कि अगर ऑफिस में लीडर्स अपनी टीम के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनकी सुनते हैं और इंसानी रिश्तों को महत्व देते हैं, तो टीम ज्यादा खुश, ज्यादा प्रेरित और ज्यादा उत्पादक होती है। अंत में लेखक एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां रिश्तों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां करुणा, समझदारी और भावनात्मक जुड़ाव
सबसे बड़ी उपलब्धियां मानी जाती हैं, जहां इंसान इंसान को सिर्फ एक प्रोफाइल पिक्चर या डेटा पॉइंट की तरह नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, जीता जागता, जुड़ने लायक प्राणी की तरह देखता है। चैप्टर 17, इमोशनल रियलिटी को समझना। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि किसी भी इंसान की भावनात्मक सच्चाई यानी उसकी इमोशनल रियलिटी एक तरह की उसकी आंतरिक दुनिया होती है। ये सच्चाई हर किसी के लिए अलग होती है और इस पर उसका अनुभव, उसका अतीत, उसका वातावरण और उसका माइंडसेट असर डालता है। उदाहरण के लिए, एक ही घटना दो लोगों पर अलग असर डाल सकती है। एक व्यक्ति उसे गुस्से और दुख से देखेगा तो दूसरा उसे सीख या अनुभव के रूप में स्वीकार करेगा। लेखक समझाते हैं कि यदि हमें दूसरों के साथ सही ढंग से जुड़ना है तो हमें केवल उनकी बातों को ही नहीं, बल्कि उनके इमोशनल बैकग्राउंड को भी समझना होगा। इसका अर्थ है कि हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो व्यक्ति किस माहौल से आया है, उसका बचपन कैसा था और किन अनुभवों ने उसके सोचने और महसूस करने के तरीके को आकार दिया है। लेखक बताते हैं कि यही समझ सोशल इंटेलिजेंस की नींव है, दूसरों की भावनात्मक दुनिया को सम्मान देना और बिना जजमेंट के उनके नजरिए को समझने की कोशिश करना। चैप्टर 18, सोशल हार्मनी बनाना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने और स्वीकारने लगते हैं तो वहां सोशल हार्मनी यानी सामाजिक समरसता बनती है। एक ऐसा माहौल तैयार होता है जहां लोग एक दूसरे के साथ सहज, सच्चे और भरोसे के साथ जुड़ते हैं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी आवाज का टोन और हमारे जवाब देने का तरीका, इन सब का असर सामने वाले की भावनाओं पर होता है। लेखक कहते हैं कि जब हम सामने वाले को इमोशनली सेफ महसूस कराते हैं तब वह खुलकर अपने मन की बात कह पाता है। इसके अलावा लेखक ने इस चैप्टर में मिरर न्यूरॉन्स की भूमिका को भी समझाया है, जो हमारे ब्रेन में दूसरों की भावनाओं की नकल करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं। यही न्यूरॉन्स हमें एम्पैथी और कनेक्शन महसूस कराते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर, दफ्तर या समाज में एकता और सहयोग बना रहे तो हमें सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि भावना से भी जुड़ना होगा। यही असली सोशल इंटेलिजेंस है, जहां हम हर इंसान को सिर्फ उसके शब्दों से नहीं, उसकी भावना से समझने लगते हैं। चैप्टर 17, मेमोरी एंड डन सेल्फ। इस चैप्टर में लेखक बताता है कि हमारी यादें सिर्फ बीते समय के रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि ये हमारी पहचान, हमारी सोच और हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई बच्चा अपने स्कूल के पहले दिन को याद करता है तो वो सिर्फ एक घटना को नहीं दोहराता, बल्कि उस याद के साथ जुड़ी भावनाएं, डर, उत्साह और अपनापन भी दोबारा महसूस करता है। लेखक कहता है कि ब्रेन में हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला जैसे हिस्से इस काम में अहम भूमिका निभाते हैं। यादें तब मजबूत होती हैं जब उनसे कोई इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हो, और यही वजह है कि ट्रॉमा या अत्यंत खुशी के पल हमें जिंदगी भर याद रहते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या हमारी यादें स्थायी होती हैं? नहीं। रिसर्च से पता चला है कि हर बार जब हम कोई याद दोहराते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, यानी हम हर बार उसे दोबारा रचते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना को अलग अलग तरह से याद कर सकते हैं। लेखक ये भी समझाते हैं कि किस तरह ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी यानी खुद की जिंदगी से जुड़ी यादें हमारे सेल्फ की नींव होती हैं। जब हम ये यादें खो देते हैं, जैसे डिमेंशिया या अल्जाइमर में होता है, तो हमारी खुद की पहचान धुंधली हो जाती है। इसलिए यादें सिर्फ हमारा अतीत नहीं, हमारी पहचान का वर्तमान भी होती है। चैप्टर 18, फियर एंड द ब्रेन। इस चैप्टर में लेखक उस जड़ तक पहुंचता है जिससे डर पैदा होता है। डर सिर्फ एक भावना नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की रक्षा करने वाली प्रणाली है। जब हमें कोई खतरा महसूस होता है तो हमारे दिमाग का एमिगडाला तुरंत सक्रिय हो जाता है और शरीर को अलर्ट कर देता है। दिल की धड़कन तेज होती है, मांसपेशियां तन जाती हैं और हम या तो भागने या लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। यही कारण है कि हम किसी डरावने अनुभव में सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हैं और बाद में सोचते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये डर
बेमतलब की चीजों से जुड़ जाए, जैसे ऊंचाई, बंद जगह, भीड़ या परीक्षा। ऐसे में एमिगडाला हर बार खतरे की घंटी बजा देता है, भले ही वास्तविक खतरा हो ही ना। इस चैप्टर में लेखक समझाते हैं कि कैसे थेरेपी, मेडिटेशन और एक्सपोजर टेक्निक्स के जरिए हम अपने ब्रेन की इस डर प्रणाली को दोबारा प्रशिक्षित कर सकते हैं। खास बात यह है कि डर को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है और न ही ये जरूरी है, बल्कि उसे समझकर और कंट्रोल में रखकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि कैसे कुछ लोग डर का सामना करके बहादुर बनते हैं और कैसे कुछ लोग उससे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी सीमित कर लेते हैं। चैप्टर 19, स्ट्रेस का सोशल ट्रांसफर। इस चैप्टर में लेखक डैनियल गोलेमैन हमें यह समझाते हैं कि हमारा मूड और हमारी मानसिक स्थिति सिर्फ हमारे अंदर सीमित नहीं रहती, बल्कि वह दूसरों को भी प्रभावित करती है। इस प्रक्रिया को स्ट्रेस का सोशल ट्रांसफर कहा गया है। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो वह अपने चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और आवाज के उतार चढ़ाव से उस तनाव को दूसरों तक अनजाने में पहुंचा देता है। उदाहरण के लिए, अगर ऑफिस में कोई बॉस चिड़चिड़े मूड में है तो वह पूरे स्टाफ के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। इसके पीछे मिरर न्यूरॉन की भूमिका होती है, जो हमें दूसरों की भावनाओं की नकल करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज और अवचेतन रूप से होती है कि हम महसूस भी नहीं कर पाते कि हम दूसरे के मूड से प्रभावित हो चुके हैं। लेखक बताते हैं कि अगर हम एक ऐसे माहौल में रहें जहां तनाव और नकारात्मकता का दबाव हो, तो वह हमारे सोचने, महसूस करने और प्रदर्शन करने के तरीके को बदल देता है। इसका प्रभाव खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर और अधिक गहरा होता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने इमोशनल वातावरण के प्रति सचेत रहें और कोशिश करें कि हम दूसरों को शांति, सहानुभूति और समझ का अनुभव दें। लेखक यह भी सुझाव देते हैं कि जब हम अपने आसपास के लोगों में तनाव देखें तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय रुककर समझने और उन्हें सहारा देने का प्रयास करें। यह सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, हमारे खुद के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। चैप्टर 20, सोशल इंटेलिजेंस और करुणा। इस चैप्टर में लेखक यह दर्शाते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस का उच्चतम स्तर करुणा में प्रकट होता है। जब हम किसी के दुख, परेशानी या तकलीफ को न केवल समझते हैं, बल्कि उसके लिए भीतर से संवेदना और मदद की भावना महसूस करते हैं, तो वह करुणा कहलाती है। करुणा केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक सक्रिय सामाजिक प्रतिक्रिया है। लेखक हमें कई उदाहरणों से समझाते हैं कि कैसे करुणा केवल रिश्तों को मजबूत नहीं करती, बल्कि समाज को भी एकजुट करती है। जैसे किसी भीड़ भरे अस्पताल में एक नर्स जो थके हुए मरीज की पीड़ा को महसूस कर उसके सिर पर हाथ रखती है, या कोई टीचर जो बच्चे की पढ़ाई की कमजोरी को डांटने की बजाय उसे समझकर मदद करता है। यह करुणा की शक्ति है। करुणा का भाव हमें केवल दूसरों की मदद करने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि वह हमें खुद के प्रति भी दयालु बनाता है। रिसर्च बताती है कि करुणा दिखाने वाले लोगों में हार्ट अटैक और तनाव संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है। लेखक बताते हैं कि करुणा भी सीखी जा सकती है, बस इसके लिए हमें दूसरों की पीड़ा को देखने और उसे महसूस करने की आदत डालनी होगी। यह चैप्टर यह विश्वास दिलाता है कि जब हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो वही समाज का असली जुड़ाव होता है। करुणा ही वह सेतु है जो दिलों को जोड़ता है और एक दूसरे के जीवन में स्थायी बदलाव लाता है। चैप्टर 21, द साइंस ऑफ स्लीप। हम अक्सर सोचते हैं कि नींद सिर्फ एक आराम का जरिया है, लेकिन इस चैप्टर में लेखक बताता है कि नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब हमारा मस्तिष्क दिन भर की यादों को छांटता है, जरूरी बातों को सेव करता है और बेकार चीजों को हटा देता है। यह प्रोसेस सिर्फ याददाश्त को ही नहीं, हमारी सीखने की क्षमता, इमोशनल बैलेंस और क्रिएटिविटी को भी गहराई से प्रभावित करता है। लेखक बताता है कि नींद की कमी से हमारी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। हम जल्दी गुस्सा करते हैं, हमारी सोचने की क्षमता स्लो हो जाती है और शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत भी घट जाती है। जो लोग लगातार कम नींद लेते हैं,
उनमें स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे डिप्रेशन, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि अच्छी नींद के लिए कुछ वैज्ञानिक उपाय कितने कारगर हैं, जैसे कि सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या लैपटॉप की स्क्रीन से दूर रहना, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन का नेचुरल फ्लो बाधित न हो। कमरे में हल्का अंधेरा और ठंडक बनाए रखना, एक तयशुदा समय पर सोने और जागने की आदत डालना, ये सब हमारे शरीर की सर्केडियन रिदम को सिंक्रोनाइज रखने में मदद करते हैं। लेखक इस चैप्टर के अंत में ये भी समझाते हैं कि नींद को प्राथमिकता दो, कोई आलसीपन नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी है जो हमें ज्यादा एनर्जेटिक, खुश और हेल्दी बनाती है। जब हम नींद को अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, तब हम सिर्फ बेहतर महसूस नहीं करते, बल्कि हमारे रिश्ते, काम और इमोशनल बैलेंस भी मजबूत बनते हैं। जिस किताब का नाम है सोशल इंटेलिजेंस, उसके आखिरी पन्नों से हमें यही समझ आता है कि इंसान की असली ताकत उसके रिश्तों में छुपी होती है। हमने इस किताब में सीखा कि जब हम दूसरों के जज्बातों को समझते हैं, उनकी बातों को दिल से सुनते हैं और बिना किसी लालच या दिखावे के कनेक्ट करते हैं, तो वही हमें इंसानियत की ऊंचाइयों तक ले जाता है। चाहे ऑफिस की मीटिंग हो, स्कूल का क्लासरूम हो या गांव की चौपाल, जहां भी इंसान इंसान से जुड़ता है, वहीं सोशल इंटेलिजेंस का असली इम्तिहान होता है। इस किताब ने हमें यह एहसास कराया कि सच्ची समझदारी केवल दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी आती है। अब अगर आपने इस कहानी को यहां तक सुना है, तो आपका दिल भी वही कह रहा होगा जो हमारा है। यही तो है हमारा हिंदी ऑडियो बुक चैनल, एक ऐसा परिवार जहां शहर की भागदौड़ से लेकर गांव के नीम के पेड़ के नीचे बैठी बैठकों तक हर कोना एक जैसी गर्माहट से जुड़ा है। आप चाहे दिल्ली से हों या धनबाद से, जयपुर से हों या जोरहाट से, पटना से हों या पोरबंदर से, ये चैनल सबका है। यहीं तो बसती है हमारी आवाजों की वो दुनिया जो किताबों को सिर्फ सुनती नहीं बल्कि जीती है। हमारा मकसद बस इतना है, किताबों की उन सच्चाइयों को आपकी जिंदगी से जोड़ना जो शायद कभी सिर्फ लाइब्रेरी के शेल्फ में बंद थीं। यहां हर शब्द में अपनापन है, हर लाइन में रिश्ते की मिठास है और हर आवाज में एक ऐसा भरोसा है जो गांव के बूढ़े पीपल की छांव जैसा सुकून देता है। तो आइए इस सफर में और गहराई से उतरें और मिलकर उस दुनिया को बनाएं जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। धन्यवाद और जुड़ते रहिए हमारे हिंदी ऑडियो बुक परिवार से, क्योंकि ये सिर्फ चैनल नहीं, आपका अपना एक किताबों भरा घर है।